नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे फडणवीस ने विपक्ष को फिर चटाई धूल। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र में क्यों मचा है बवाल। उद्धव और राज की सीक्रेट मीटिंग पर क्या बोले एकनाथ शिंदे। मुसलमानों के लिए बीजेपी की पाठशाला में क्या है संदेश और कांग्रेस को अब किस नेता ने दिया बड़ा झटका। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। हिंदी पर विपक्ष के सियासी दांव को बड़ा झटका। फडणवीस ने चली ऐसी चाल, विपक्ष हो गया चारों खाने चित। राहुल गांधी के बयान पर बवाल। चुनाव आयोग बोला बेतुका है राहुल गांधी का बयान, औसत से भी कम है। 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग। राज ठाकरे का बड़ा सियासी प्लान, यूरोप में होगी उद्धव ठाकरे से मुलाकात। एकनाथ शिंदे का बयान आया सामने। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी की पाठशाला, पसमानदा मुसलमान के लिए खास तैयारी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। 3 बार के विधायक रहे संग्राम थोपटे बीजेपी में शामिल। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस की शानदार जीत की। फडणवीस सरकार ने मंगलवार को स्कूलों में हिंदी भाषा को लेकर बड़ा फैसला किया। सीएम फडणवीस ने प्रदेश के स्कूलों में हिंदी की कंपलसरी यानी अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने पहली कक्षा से 5वीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को विभिन्न विभागों में विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार के उपायों को भी बढ़ावा देने के मकसद से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इसको लेकर कहा, महाराष्ट्र सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य बनाया गया था, जिस पर राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इस पर रोक लगा दी है। इससे पहले सरकार की तरफ से नियुक्त भाषा परामर्श कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख ने हिंदी को कंपलसरी बनाने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध भी किया था। साथ ही विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी ही सरकार की तरफ से एक खत भी लिखा गया था, जिसके कमेटी ने कहा था कि सरकार इस आदेश को रद्द करने का उनसे आग्रह किया गया था। महाराष्ट्र सरकार का हिंदी को अनिवार्य बनाने का पहले लिया गया फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा था, जिसके तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने की घोषणा 17 अप्रैल को की गई थी। और इसी फैसले पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। उन्होंने इसका विरोध किया था और अब जो फैसला बदला गया है, इसको लेकर राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सरकार ने फैसला लेने से पहले विचार किया होता तो आज फैसला वापस लेने की स्थिति नहीं आती, लेकिन समय रहते सरकार ने फैसला वापस ले लिया, इसलिए सरकार का धन्यवाद। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में दूसरी या तीसरी कोई भाषा नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही चलेगी। वैसे विपक्ष बीएमसी चुनावों से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही सीएम फडणवीस ने विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि निकाय चुनावों से पहले हिंदी और मराठी को लेकर एक जंग सी छिड़ गई थी महाराष्ट्र में, और एमएनएस चीफ राज ठाकरे लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब फडणवीस सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसे विपक्ष इसे बड़ा इशू बनाने की जुगत में लगा था, उसे बड़ा झटका लगा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल की। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में 6,40,87,588 वोटरों ने वोट डाले। अगर इसका औसत निकालें तो हर घंटे 58 लाख वोट डाले गए। ऐसे में 2 घंटों में 65 लाख वोट डाला जाना औसत से भी कम है। चुनाव आयोग ने कहा कि हर एक पोलिंग बूथ पर राजनीतिक दलों के ही नामित किए गए पोलिंग एजेंट के सामने वोट डाले गए। यहां तक कि कांग्रेस के किसी भी पोलिंग एजेंट ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर वोटिंग के अगले दिन किसी रिटर्निंग ऑफिसर से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की तैयारी तय कानून के मुताबिक की गई। ये तो चुनाव से पहले या फिर हर साल वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाता है और इसकी फाइनल कॉपी सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक पार्टियों से भी साझा की जाती है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि देश में हर चुनाव कानून के मुताबिक कराया जाता है।
यही नहीं, जितने बड़े पैमाने पर निर्विरोध तरीके से चुनाव भारत में होते हैं उसे पूरी दुनिया जानती और मानती है। राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाने से न सिर्फ कानून व्यवस्था के खिलाफ अनादर का भाव प्रदर्शित होता है, बल्कि उन हजारों राजनीतिक दलों के हजारों प्रतिनिधियों का अपमान और लाखों मतदान कर्मचारियों का हौसला भी गिरता है, जो बिना थके साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि मनचाहा नतीजे न आने के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर आरोप लगाना पूरी तरह से बेतुका है। और खबरों में अब बात ठाकरे बंधुओं की। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और अब जानकारी आ रही कि उद्धव ठाकरे भी यूरोप के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 मई को ये लौटेंगे और इन दोनों नेताओं की विदेश में सीक्रेट मीटिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में हिदायत दी है कि वो 29 अप्रैल तक किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कोई बयान ना दें। उन्होंने कहा है कि मैं लौटकर खुद बोलूंगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे किसी बड़ी रणनीति की तैयारी में। और इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज और उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ आने की जो अटकलें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। बीते कुछ वक्त में दोनों पक्षों से कई सकारात्मक बयान सामने आए। हालांकि राज ठाकरे ने अब तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले। वहीं दादर में शिवसेना भवन के पास एक खास पोस्टर भी नजर आया। इस पोस्टर में उद्धव और राज ठाकरे को गले मिलते हुए दिखाया गया और उस पर लिखा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, छोड़कर ठाकरे बंधु साथ आएं। ये संदेश राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसी जगह पर एमएनएस ने एक और कंट्रोवर्शियल पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है, हिंदी बीजेपी के लिए भक्ति नहीं मजबूरी है। अगर आधा देश महाराष्ट्र में आकर अपना पेट पाल रहा है तो महाराष्ट्र को हिंदी नहीं मराठी सीखने की जरूरत है। इस बयान से साफ है कि एमएनएस अपनी मराठी अस्मिता की राजनीति पर अब भी अडिग है। वहीं उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने पर एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मैं इस बारे में सही समय आने पर जवाब दूंगा। ये प्राथमिक बातचीत है, ये दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी महायुति सरकार पूरी तरह अच्छे से काम कर रही है। विधानसभा में महायुति को जीत हासिल हुई है और आगे भी महायुति साथ में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जनता ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी सिर्फ 20 विधायक जीत कर आए हैं। हमारे पास तो 232 विधायक हैं। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 22 अप्रैल को मुंबई में एक रणनीतिक कार्यशाला का नेतृत्व किया, जिसका मकसद पार्टी के राज्य नेतृत्व और पदाधिकारियों को अभियान के बारे में जागरूक करना है। किरण रिजिजू वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि किस तरह से वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। वर्कशॉप में सांसद, विधायक, जिला और तालुका स्तर के पार्टी अध्यक्ष और महासचिव शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद शाम को दक्षिणी मुंबई में बंद कमरे में 3 घंटे तक सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश और दूसरे सीनियर नेताओं के बीच भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। पसमानदा मुसलमान, जिन्हें सामाजिक स्थिति के मामले में अक्सर दलितों और आदिवासियों के समान माना जाता है, भारत की मुस्लिम आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पसमानदा शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोड़े गए लोग। बीजेपी के मुताबिक कार्यशाला का मकसद पार्टी नेताओं के समुदाय तक फैक्ट को पहुंचाने में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें जागरूक करना है और ये समझाने पर जोर रहेगा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन से उन्हें कैसे फायदा होगा। ये उनका भरोसा और समर्थन जीतने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महाराष्ट्र में वक्फ की 94,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, जो देश की कुल जमीन का 15% से ज्यादा है। इसमें से आधे से ज्यादा जमीन पर मौजूदा वक्त में कब्जा किया हुआ है। ये मुद्दा लंबे वक्त से विवाद और प्रशासनिक चिंता का विषय रहा है। बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जिसके मुंबई में 250 सदस्यों सहित महाराष्ट्र में करीब 1500 सदस्य हैं, इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है। और खबरों में अब बात कांग्रेस को लगे झटके की। सीनियर नेता और कांग्रेस से 3 बार के पूर्व विधायक संग्राम थोपटे मंगलवार को आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। संग्राम थोपटे एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पुणे जिले के भोर विधानसभा सीट से विधायक रहे। संग्राम थोपटे पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस से नाखुश चल रहे थे।
उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनके पिता अनंतराव थोपटे 6 बार कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और थोपटे परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली नाम माना जाता है। संग्राम थोपटे पुणे जिले के भोर विधानसभा सीट से एक प्रमुख राजनेता हैं। वो पूर्व मंत्री अनंतराव थोपटे के बेटे हैं, जिन्होंने 6 बार भोर से विधायक और 14 सालों तक मंत्री पद संभाला। संग्राम थोपटे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2002 में भोर पंचायत कमेटी के उप सभापति के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार भोर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 19 अप्रैल को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने यह खुलासा किया था कि पार्टी ने संग्राम थोपटे को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित करने का फैसला लिया था, लेकिन उनका आरोप था कि देवेंद्र फडणवीस ने इस नियुक्ति को रोक दिया, जिससे थोपटे की नाराजगी बढ़ गई और इसके साथ ही संग्राम थोपटे ने अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। तो पुणे जिले में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि संग्राम थोपटे अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिससे आने वाले बीएमसी चुनावों में भी कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।